हेलो टू एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्वराज आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और मैं आपका अपना क्रांति सर। फिर से हम ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और जो आज का जो टॉपिक है ना, जैसे कि आपको दिख रहा है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में गंगा अफवाह तंत्र में पहले ही बता चुका हूं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाइएगा, सर्च करिएगा और वहां पर आप पढ़ सकते हो। आज जो हम बात करेंगे वो है ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र की। अब देखिए, बात उठती है कि सर आप कौन कौन से टॉपिक को आज हमें पढ़ाएंगे। तो जैसे कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र को आपको बताया जाएगा। ब्रह्मपुत्र की कुछ प्रमुख सहायक नदियों को आपको बताया जाएगा कि वो कहाँ से निकल रही है और ब्रह्मपुत्र पे कहाँ मिल रही है। और लास्ट में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम इसलिए देते हैं क्योंकि विद्यार्थियों को जो डाउट रहता है कि सर मैंने बहुत कुछ तो पढ़ रखा हूँ पर प्रश्न कैसे पूछेगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके उसी पढ़े हुए चीजों का क्रियान्वयन करने के लिए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाते हैं, एक डिटेल टॉपिक को समझाने के बाद। विद्यार्थियों, फिर से आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप निशुल्क पीडीएफ चाहते हो तो 9584895611 ये मेरा नंबर है, क्रांति सर। आप इसे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हो और आपको निशुल्क पीडीएफ दे दिया जाएगा, ना सिर्फ इस सब्जेक्ट का, बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट का, इस स्वराज आईएएस के रिस्पेक्टेड टीचर्स के द्वारा जो बनाए जा रहे हैं। तो चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अफवाह तंत्र को समझते हैं। अफवाह तंत्र में ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित सबसे पहले हमें कुछ तथ्यों को देखना होगा। तो सबसे पहले तथ्य की अगर हम बात करें तो जैसे कि स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि तिब्बत से निकलने वाली नदी है। तो यहाँ देखिए, तिब्बत से अगर नदी निकल रही, तो अगर मैं यहाँ पे एक मैप बनाता हूँ ये इस तरीके से, ये आप भारत माता का एक मैप मैं बना रहा हूँ। ये गुजरात वाला क्षेत्र, ये प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पे उत्तराखंड, ये नेपाल, सिक्किम और ये पूर्वोत्तर राज्य और ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ठीक, वो कहाँ से निकल रही है। तो ब्रह्मपुत्र की अगर हम उद्गम स्थान की अगर बात करें तो तिब्बत में यहाँ पे मिलेगा कैलाश पर्वत। क्या मिलेगा? कैलाश पर्वत यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, मैं हाईलाइट भी करते जा रहा हूँ। कैलाश पर्वत तिब्बत तरफ मिल रहा है, कैलाश पर्वत श्रेणी। इस कैलाश पर्वत श्रेणी के पास आपको यहीं पर ही मिलेगा एक मानसरोवर झील। ये आप याद रखोगे, मानसरोवर झील यहाँ पे मिलेगा। और इस मानसरोवर झील में भाई यहाँ पे एक हिमनद मिलेगा, वो हिमनद भी काफी महत्वपूर्ण है, चीमा युंगदुंग हिमनद, ये आप याद रखोगे। तो कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत वाले क्षेत्र में यहाँ पर आपके पास मिला मानसरोवर झील। और ये जो मानसरोवर यहाँ पे झील मिल रहा है, यहाँ पे ही चीमा युंगदुंग ग्लेशियर है, जहां से एक नदी निकलेगी और ये तिब्बत में ये नदी कहलाई जाएगी यालुंग जांगपो। आप ये याद रखोगे। तो ये क्या कहलाई जाएगी? यालुंग जांगपो। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं इस तरीके से, यालुंग YZ, यालुंग जांगपो के नाम पर ये जानी जाएगी। क्लियर हुआ? अब इस नदी को हम क्या करेंगे, जब ये नदी भारत में ऐसा अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करेगी तो ये दिहांग नाम से जानी जाएगी। आप ये जानोगे किस नाम से? दिहांग। फिर ये असम में जाएगी तो ब्रह्मपुत्र बन जाएगी, क्योंकि वहां पे दिबांग और लोहित नदी आकर के उसे मिलेगी। कैसे मिलेगी मैं समझाऊंगा आपको, चिंता ना करो। फिर ये आसाम से होते हुए बांग्लादेश में आएगी और बांग्लादेश में इसे हम जमुना के नाम पर जानेंगे। इसी जमुना को जब पद्मा नदी आएगी, किस तरफ से? तो पद्मा नदी आपकी इधर वेस्ट बंगाल से आएगी, वो मिलेगी। तो जमुना और पद्मा नदी जब मिलेगी तो आगे जाकर के ये बन जाएगा मेघना नदी। और मेघना बनने के पश्चात ये नीचे बंगाल की खाड़ी के तौर में विसर्जित हो जाएगी। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया। तो अगर मान लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे कि तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं, तो यालुंग जांगपो, जैसे मैंने बताया। भारत में जब ये प्रवेश करता है तो क्या कहलाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। इतना आप याद रखोगे। अब यहाँ देखो, हिमालय बेल्ट तो ऊपर है, तो जाहिर सी बात है हिमालय के कैसे बह रहा है? समानांतर बह रहा है। तो समानांतर पूर्व की ओर बह रहा है, ये भी एक तथ्य आप याद रखोगे। अब यहाँ पे जब ये एंट्री किया तो अरुणाचल प्रदेश के पास यहाँ पर इसे एक इस तरीके का शिखर मिलेगा, चोटी मिलेगी, वहां पर पर्वत मिलेगा, वो आप याद रखोगे, नामचा बरवा। ये नामचा बरवा शिखर, जहां से ये ऐसा पहुंच करके ऐसा यू टर्न लेता है। यू टर्न, ये भी आप याद रखोगे। कैसा ले रहा है? यू टर्न। एक डीप गॉर्ज बनाएगा, महाखंड बनाते हुए प्रवेश कर जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आप याद रखोगे, अरुणाचल प्रदेश में बनाया। कुछ तथ्यों को हम आगे और बढ़ाते हैं। यहां देखिए, जैसे कि मैंने ये पॉइंट आपको ऑलरेडी क्लियर कर रखा हूं। क्या बताया था मैंने आपको? यहां देखेंगे, यहां समझिए। यहां समझिए, जैसे कि आपको बताया गया कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं? जमुना नदी। ये मैंने बता चुका हूं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो,
के नाम पर जाना जा रहा है। ये 2 पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका था, इसलिए इस पर हम अभी और चर्चा नहीं करते। आगे बढ़ते हैं हम फिलहाल। यहाँ देखें ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां, ये काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो आपके पास बोल सकता है दिए गए विकल्पों में से बताइए कौन कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, या फिर ये बोल सकता है कि ये इसका उद्गम स्थान कहां पर है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों का नाम भी आपको जानना है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां का उद्गम स्थल कहां पर है ये भी आपको जानना है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, सूची 1 ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, सूची 2 उनके उद्गम स्थान, बस। या फिर एक तरफ दे देगा सहायक नदियां, एक तरफ दे देगा मुख्य नदियां, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी, और बोल देगा इनमें कौन सी किसकी सहायक नदी है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें ये डिटेल लेक्चर लेना जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने बताया ब्रह्मपुत्र नदी या फिर यालुंगजांग यहाँ तिब्बत से होते हुए जब भारत में यहाँ प्रवेश करता है तो दिहांग नाम पर प्रवेश किया अरुणाचल प्रदेश में, मगर जब ये प्रवेश करके यहाँ वाले क्षेत्र में आता है यह आसाम, तो आसाम में ये कहलाता है ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ आसाम में ब्रह्मपुत्र बनने से पूर्व यहाँ पे 2 नदियां आकर के इसको मिलेगी, ये आप याद रखोगे अरुणाचल प्रदेश तरफ से। तो पहले तो आप एक याद रखोगे लोहित नदी, इधर से लोहित नदी आएगी और इसे मीट करेगी। तो लोहित नदी निकल कहां से रही है? पूर्वी तिब्बत के जयालचू पर्वत श्रेणी, ये काफी महत्वपूर्ण है। पूर्वी तिब्बत के जयालचू पर्वत श्रेणी से ऐसा लोहित नदी आई और अरुणाचल प्रदेश तथा आसाम में बहती, अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई आसाम में एंट्री करेगी और मिल जाएगी किससे? ब्रह्मपुत्र नदी से। कौन सी नदी? लोहित नदी। दूसरी नदी जो यहीं पे आएगी लोहित के साथ, एक दिबांग नदी भी आती है, ये भी आप याद रखोगे। दिबांग नदी भी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यहां पर आसाम में एंट्री करेगी और आसाम में जब ये लोहित और दिबांग मिलेंगे तो यही जो दिहांग भारत में प्रवेश किया था वो बन जाता है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र कहां बनेगा? ये वाला जो क्षेत्र है आसाम, वहां पे फिर वो ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। इतना क्लियर हो गया? चलिए दूसरा यहाँ पे देखिए सुबनसिरी नदी। अब जब हम सुबनसिरी नदी की हम बात करेंगे तो सबसे पहले उद्गम स्थल को देखते हैं। तो ये हिमालय के क्षेत्र तिब्बत तरफ से ही आएगा, पहले तो आप क्लियर रखोगे। और ये तिब्बत तरफ से आकर के यहाँ देखिए इधर कहीं से सुबनसिरी आएगा, तिब्बत तरफ से आएगा और ये इधर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेगा। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेकर के आसाम में बहते हुए फिर ये इधर किससे मिल जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाएगा। कौन सी नदी? सुबनसिरी। उद्गम स्थल क्या बताया गया? हिमालय क्षेत्र का तिब्बत, याद रखोगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो तिब्बत में निकला, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम में गया और ब्रह्मपुत्र नदी से मिल गया। ये चीजें आप कुछ याद रखोगे। फिर आता है आपके पास, यहाँ देखिए नेक्स्ट नदी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट नदी की अगर बात करें तो आपके पास आता है बराक नदी। अब बराक नदी जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसे समझिए कैसे बराक नदी इंपॉर्टेंट है। बराक नदी के सबसे पहले हम उद्गम स्थल पर जाते हैं। जब हम बराक नदी के उद्गम स्थल पर जाते हैं तो हम नागालैंड में जाएंगे। नागालैंड मतलब कि यहाँ कहीं से निकलेगी नागालैंड, और नागालैंड से निकल करके वो पर्वत आपको याद रखना है, तो माउंट जापो पहाड़ी, ये आप याद रखोगे। नागालैंड में कौन सी? माउंट जापो पहाड़ी। माउंट जापो पहाड़ी से कौन सी नदी निकली? बराक नदी। बराक नदी फिर मणिपुर होते हुए इधर आसाम में एंट्री करेगा और आसाम से बहते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगा और बांग्लादेश में नियर अबाउट ढाका के आसपास यही बराक नदी जाकर के बांग्लादेश में किससे मिल जाएगा? ब्रह्मपुत्र। परंतु याद रखिएगा जब ये ब्रह्मपुत्र से जाकर के मिलता है तो उस समय इस नदी का नाम जो रहेगा वो सुरमा, क्या याद रखोगे? सुरमा नदी बन जाती है। ये सुरमा नदी कौन सी? यही बराक नदी। और इसी बराक नदी का एक और महत्व ये है कि बराक नदी का यहाँ पर ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जो उसका बेसिन क्षेत्र है, वहां पर मेघालय में जो मौसिनराम और चेरापूंजी जैसी ऐसी पहाड़ियां हैं जो पूरे विश्व में सबसे सर्वाधिक वर्षा के लिए जानी जाती है, तो वो भी इसी बेसिन में मिलता है। तो ये इसका महत्व है, ये आप याद रखोगे कि इसका बराक नदी का। क्लियर हो गया बराक नदी से संबंधित? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी नदी आ रही है, इसे समझते हैं। चलिए संकोश नदी। चलिए संकोश नदी से संबंधित, अब संकोश नदी है तो जाहिर सी बात है आपको संकोश नदी का भी क्या जानना पड़ेगा? तो आपको जानना पड़ेगा कि सबसे पहले संकोश नदी निकलती कहां से है और वो कहां जाकर के मिलती है। तो यहाँ देखिए संकोश नदी की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा जो संकोश नदी है, यहाँ देखिएगा संकोश नदी कहां से निकलेगी? उत्तरी भूटान, या उत्तरी भूटान से निकलेगी और उत्तरी भूटान से होते हुए आसाम होते हुए आसाम के लास्ट पॉइंट, मैं इसमें थोड़ा सा और पतला कर लेता हूं। यहाँ देखिए ये यहाँ उत्तरी भूटान से निकला
उत्तरी भूटान से होते हुए आसाम में एंट्री करेगी। आसाम में बांग्लादेश और आसाम की जो सीमा है, जिसको हम धुबरी नामक स्थान जानेंगे, वहां जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो क्या क्या बताया गया, उत्तरी भूटान से निकलेगी, ठीक है, कहां पे गई, आसाम और बांग्लादेश की सीमा धुबरी नामक स्थान पर जाकर के किससे मिल गई, तो ब्रह्मपुत्र नदी से मिल गई। बस आपको इतना जानना है। संकोच नदी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकोच नदी क्लियर हो गया तो संकोच नदी के बाद अब आता है आपके पास तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का भी जाहिर सी बात है, आपको यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम इसे निकाल रहे हैं। तो याद रखिएगा, तीस्ता नदी हम निकालेंगे सिक्किम के कंचनजंगा से उद्गमित करेंगे। इस तरीके से वो कंचनजंगा के उद्गमित होकर के ये सिक्किम से दार्जिलिंग में प्रवेश करेगा। दार्जिलिंग में प्रवेश करने के पश्चात ये बांग्लादेश में, यहाँ देखेंगे ये ऐसा जाएगा, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में गया, वेस्ट बंगाल में जाकर के यहाँ बांग्लादेश में जाकर के मिलता है। आप ये याद रखोगे, कहां पर, बांग्लादेश में। कौन, तीस्ता नदी। तो हमने क्या क्या पढ़ा, इसे फिर से हम हाईलाइट कर लेते हैं। तीस्ता नदी हमने कहां से निकाला, सिक्किम के कंचनजंगा से हमने निकाला। किसके थ्रू पास करवाए, दार्जिलिंग की पहाड़ी। दार्जिलिंग की पहाड़ी कहां पे, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल से फिर हमने कहां एंट्री करवा दिया, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में एंट्री करवा के हम किससे मिलवा दिए, ब्रह्मपुत्र से। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो है, कई बार ऐसा पूछता है कि कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिसका अपना एक महत्व रहता है, जो कि नदी किनारे में बसे हुए शहर होते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो नदी बताई गई तीस्ता नदी, इस तीस्ता नदी जब ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से गुजर रही है पश्चिम बंगाल से वेस्ट बंगाल में, तो वहां पे एक महत्वपूर्ण शहर है जलपाईगुड़ी। तो जलपाईगुड़ी शहर इसी के तट पर है। ऐसा भी हुआ है, कहा जाता है कि है ही, कि एक समय ऐसा बाढ़ आया था कि काफी इसको नुकसान पहुंचा था, जलपाईगुड़ी। तो क्लियर हुआ ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिलहाल अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है तो यहां देखते हैं, यहां देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट जो नदी है, यहां समझते हैं, एक मिनट इसे रब कर लिया जाए। चलिए नेक्स्ट नदी, तो नेक्स्ट सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं तो आती है हमारे पास रंगीत नदी। अब रंगीत नदी भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी मैंने बताया जो सिक्किम वाला क्षेत्र था, यहाँ पे ये जो सिक्किम वाला क्षेत्र था, यहाँ देखिए, इस सिक्किम से आपने एक नदी निकाला था तीस्ता, जो दार्जिलिंग होते हुए वेस्ट बंगाल होते हुए ऐसा किसमें जाकर के मिल गई थी, बांग्लादेश में। किससे मिली थी, ब्रह्मपुत्र नदी से। अब ये जो सिक्किम नदी, इसी सिक्किम नदी की हमको एक सहायक नदी मिलती है, रंगीत नदी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो भी कहां से निकलेगी, सिक्किम से निकलेगी और जाकर के किस में मिल जाएगी, तो वो स्वयं जाकर के मिलेगी तीस्ता नदी से। आप ये याद रखेंगे। परंतु ये जो रंगीत नदी है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रंगीत नदी पूरे विश्व में फेमस है राफ्टिंग के लिए। आप याद रखोगे, राफ्टिंग, जल क्रीड़ा, उसके लिए फेमस है। यहां तक कि वहां पे कैंपिंग की जाती है। तो आपको क्या क्या बातें बताई गई, यहाँ देखिए, रंगीत नदी कहां से निकल रही है, सिक्किम से निकल रही है। किस लिए फेमस है, जल क्रीड़ा, राफ्टिंग या कैंपिंग के लिए काफी फेमस है। ये आप याद रखोगे। ये चीजें हो गई। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो अब हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या चीजें जाननी है। दूसरी नदियों की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ और नदियां मिलती हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, वो है मानस नदी। पहले मानस नदी को देख लेते हैं। यहाँ देखें, जब हम मानस नदी की बात करते हैं तो याद रखिएगा मानस नेशनल पार्क भी है ना इस नदी में, से काफी महत्वपूर्ण है। मानस नदी, सबसे पहले बात उठती है कि मानस नदी निकलती कहाँ से। तो मानस नदी की अगर हम निकलने की बात करें तो उद्गमिक स्थान जो है वो तिब्बत वाला क्षेत्र है। आप याद रखो, कहां से हम निकालेंगे उसको, तिब्बत वाले क्षेत्र से निकालेंगे। तो तिब्बत से होते हुए, यहाँ देखो, तिब्बत से होते हुए वो ऐसे भूटान में, यहाँ तिब्बत से होते हुए भूटान में जाएगा, भूटान के बाद आसाम में प्रवेश करेगा और आसाम होते हुए ये बांग्लादेश में जाएगा और बांग्लादेश में जाकर के फिर मीट करेगा किससे, तो ब्रह्मपुत्र नदी से। क्या क्या मैंने बताया, तिब्बत से निकाले हमने, तिब्बत से फिर हमने एंट्री कहाँ करवाया, भूटान में हमने एंट्री करवाया, भूटान से हमने कहाँ ले गए, आसाम में ले गए, आसाम होते फिर हम बांग्लादेश में ले गए। ये आप याद रखोगे। क्लियर हुआ। और जाके ब्रह्मपुत्र में डायरेक्ट मिल जाती है कौन सी, मानस नदी। तो ये है मानस नदी से संबंधित कुछ तथ्य जो दिया गया है। तिब्बत से निकली, ठीक है, आसाम होते बांग्लादेश में जाकर के एंट्री कर गई। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कुछ और नदियों की ओर जो कि काफी महत्व रखता है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। मानस नदी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नदी आती है वो है सुबनसिरी नदी। चलिए अब सुबनसिरी नदी की बात चल रही है, तो सुबनसिरी नदी की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है फिर से आपको उसको उद्गम स्थल देखना पड़ेगा। तो जब हम सुबनसिरी नदी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए उसका उद्गम स्थल हमको तिब्बत ही मिलता है। ये आप याद रखोगे, तिब्बत से ही निकलेगा। परंतु ये क्या होगा, सुबनसिरी, यहाँ देखो तिब्बत से निकला, ऐसा अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करेगा, मिरी पहाड़ियों से होते हुए फिर ये आसाम में जाएगा
और आसाम होते हुए आसाम घाटी में ही, यहाँ आसाम घाटी में ही ये ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर के मिल जाएगा। कौन सी? सुबनसिरी। क्या क्या मैंने बात किया, क्या क्या हमने पढ़ा? हमने देखा कि कहां से निकल रही है, तिब्बत से निकल रही है, अरुणाचल प्रदेश होते हुए मिरी की पहाड़ी को क्रॉस करेगा, हमने देखा मिरी की पहाड़ी को क्रॉस करके आसाम में गया और आसाम घाटी में किससे मिल गया? तो ब्रह्मपुत्र नदी से मिल गया। ये आप याद रखोगे, ये है सुबनसिरी से संबंधित। सुबनसिरी के बाद अब हमें जो चर्चा करनी है वो है धनसिरी की। अब यहां देखो, धनसिरी नदी की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या देखना है? धनसिरी नदी, जाहिर सी बात है अब आपको फिर से इसका उद्गम स्थल देखना पड़ेगा। धनसिरी में उद्गम स्थल की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि नागालैंड, मतलब कि यहाँ नागालैंड के लैसांग पर्वत से निकलेगी, यहाँ समझिए, और लैसांग पर्वत से निकल के असम घाटी में जाएगी और ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र से मिल जाएगी। क्या बताया गया आपके पास? सबसे पहले उद्गम स्थल कहां से निकलेगी? नागालैंड, नागालैंड के लैसांग पर्वत से निकल करके आसाम घाटी में किससे मिल जाएगी? ब्रह्मपुत्र से। कौन सी? धनसिरी नदी। ये आप याद रखोगे। अब ये थी कुछ महत्वपूर्ण नदियां जो आपको जानना था ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र में। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीजों पर हम बात करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा नदी द्वीप, रिवरिन आइलैंड, जिसे इंग्लिश में हम रिवरिन आइलैंड भी कहते हैं। तो जब ये नदी हमारी, यहाँ देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी जब इस तरीके से क्रॉस होकर के आसाम घाटी में आती है, आसाम घाटी में, तो आसाम घाटी में यही ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। ये आप याद रखोगे, गुम्फित जलमार्ग ये बनाती है, और गुम्फित जलमार्ग बनाने की वजह से यहाँ पे कई बड़े बड़े नदी द्वीप आपके पास दिखाई दे रहे हैं, और उस बड़े से नदी द्वीप में जो सबसे ज्यादा फेमस द्वीप है वो है माजुली द्वीप। ये आप याद रखोगे, माजुली, जिसको हम रिवरिन आइलैंड भी कहते हैं, जो इस असम घाटी में बनाई गई किसके द्वारा? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। तो ये है आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको पता होना चाहिए। आगे हम हमारे लेक्चर्स को बढ़ाते हैं, तो अब सीधा स्टार्ट करते हैं हमारे प्रश्नों को लेकर के। तो चलिए, प्रश्न हम क्यों सॉल्व करवा रहे हैं मैंने पहले ही बता चुका था, तथ्य आपको ताकि याद हो जाए। प्रश्न हमारा पहला ये दिखाई दे रहा है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी अपने ऊपरी पाठों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है और भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में यू टर्न लेती है। जैसे मैंने बताया था, अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत के पास यू टर्न लेती है। तो यू टर्न क्यों बनता है उसके कारण हमको चुनने हैं। ABCD दिया गया। ए बोल रहा है वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, बी बोल रहा है भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण, सी कह रहा है तृतीय कल्पीय वलित पर्वत मालाओं में भूविवर्तनिक विक्षोभ के कारण, और डी बोल रहा है इस संदर्भ में ए और बी दोनों। तो यहां समझिए, जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में हमने एंट्री करवाया और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री किया दिहांग नाम से, वहां पर मैंने आपको बताया था कि नामचा बरवा के बाद वो यू टर्न ले रहा है। तो यू टर्न लेने का कारण देखो, अगर हम ए की बात करते हैं तो ए हमारा रॉन्ग है, सी हमारा रॉन्ग है। क्योंकि पहले यहाँ समझिए, यहाँ पे तृतीय कल्पी मतलब कि यहाँ पे टर्शरी पीरियड की बात चल रही है, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड की बात चल रही है। और जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में आप जानते हो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, जब वहां पर प्रायद्वीपीय पठार टकराया तो कुछ पर्वत ऊपर उठ गए, जिसको हम वलित पर्वत कहते हैं। तो ये वलित पर्वत, वलित हिमालय की बात यहाँ पे कह रहा है और टाइम पीरियड यहाँ पे कह रहा है। तो ये दो इसके कारण नहीं है। इसका कारण जो है, अब बचा क्या, जब ए और सी नहीं है, यहाँ पे देखिए ए और सी आपका नहीं है तो एक कट गया। जब ए नहीं है तो आप डी भी कट कर सकते हो, डी भी कर सकते हो। बी भला ही दिया मगर ए भी तो दिया है, यहाँ पर ए भी दिया है तो भी आप कट कर दीजिए। ठीक है, कौन सा पैटर्न हम अपना रहे? हम पैटर्न जो अपना रहे वो है एलिमिनेशन राउट। बचा कौन सा? बी बस आपका उत्तर है, जो बात बिल्कुल सही है। भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण ये ऐसा मुड़ता है। ठीक है, भूवैज्ञानिकी मतलब कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात चल रहा है, जहां पर ये कारण से ये टर्न लेता है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? अब तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, तो आपके पास पहला पूरा ब्रह्मपुत्र, तो हमने पढ़ा तिब्बत कैलाश माउंटेन रेंज, सतलज और सिंधु। अब सतलज और सिंधु को भी देखोगे तो तिब्बत वाले ही क्षेत्र से आता है, जैसे सिंधु मानसरोवर झील के ही आसपास से निकल रहा है। तो भाई ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही, तो किसके साथ जाओगे? आपको डी के साथ जाना पड़ेगा। उपरयुक्त सभी क्लियर हो गया। देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो आपके सारे प्रश्न बनेंगे, कभी कुछ छूटेगा नहीं। तो विद्यार्थियों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्रांति सर जो आप सीरीज चला रहे हो वो आपको कैसा लग रहा है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। अब बराक, लोहित और सुबनसिरी बोल रहा है।
उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। इसलिए मैं आपको ये भी बताया समझाता हूं कि कौन कौन सी नदियां कहां से निकल रही। देखिए प्रश्न पूछ दिया ना, अब हम ऐसा प्रश्न बनाते ही नहीं तो आपको कहां तकलीफ होती। आप सिर्फ उद्गम स्थल पढ़ करके जाते हो, बस हो गया। यहाँ पे प्रश्न किससे पूछ दिया, कहां से होकर के बह रही है, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या कह रहा है, बराक, लोहित और सुबनसिरी। बुरा है उपयुक्त में से कौन से अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहेगी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, लोहित और सुबनसिरी की अगर मैं बात करूं तो लोहित और सुबनसिरी दोनों को दोनों तिब्बत से निकलते हैं और तिब्बत से निकल करके अरुणाचल प्रदेश से होते हुए वो ब्रह्मपुत्र नदी में मिलते हैं। कौन कौन से, लोहित और सुबनसिरी। तो 2 और 3 तो आपका 100% सही है। 2 और 3, जब 2 और 3 आपका 100% सही है तो आप तो बी में वैसे ही चले गए। मान लीजिए अगर आपको ये याद नहीं रहता, मान लीजिए आपको याद नहीं रहता तो हम दूसरा इसको तरीका अपनाते हैं, बराक नदी। अब बराक नदी याद करिए हमने कहां से निकाले थे, नागालैंड से निकाले थे। नागालैंड से होते हुए आसाम होते हुए बांग्लादेश में एंट्री किया था और बांग्लादेश में एंट्री करके इसी बराक नदी को सुरमा नदी बोला गया था। और वही सुरमा नदी जाकर के जब पद्मा नदी जो वेस्ट बंगाल से आ रही थी उससे मिली थी और बाद में मेघना बनाई थी। मतलब कि ये तो अरुणाचल प्रदेश तरफ गया ही नहीं, तो जहां जहां एक है आप उसको कट कर दीजिए, एलिमिनेशन राउंड। तो भाई देखो पहला तो आपका कट हो गया, आपका सी भी कट हो गया, डी भी कट हो गया, तो आप इसमें चले गए, आप बी का ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो गया ना। तो ये खासियत होती है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। समझ में आया। तो विद्यार्थियों इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना तो आप हमें से व्हाट्सएप करिए, मैंने स्टार्टिंग में अपना नंबर दे चुका हूं, आपको सारी चीजें भेज दी जाएगी। नेक्स्ट बोला ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र आपके 4 विकल्प दिए गए, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। बी दिया गया भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत। अब चीन वाला तो आपका ऐसे ही कट जाएगा भाई, क्योंकि चाइना तरफ तो जा ही, हाँ चीन वाले में थोड़ा सा आप रख सकते हैं क्योंकि चीन और तिब्बत आप जानते हो, तिब्बत को कहीं ना कहीं चीन अपना क्षेत्र बताता है, उसके अंतर्गत हम को सुनने में मिलता है। सी बोल रहा है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान आ गया तो आपका तो इसी ऐसी कट गया, एलिमिनेशन राउंड। डी बोल रहा है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल। अब भूटान और नेपाल में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, मगर देखिए ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाता है, बिल्कुल बात सही है। पश्चिम बंगाल में तो जा ही नहीं रहा क्योंकि आसाम होते हुए बांग्लादेश में घुस जाता है, एंट्री ले लेता है, ये तो आपका कट हो गया ना भाई, कट हो गया। अब बचा ए और बी में से दोनों। अब ए और बी में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, एक को सिलेक्ट करना है तो आप जाओगे तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। क्यों? क्योंकि तिब्बत अपने आप में एक अलग क्षेत्र है, चाइना क्या क्लेम करा उस पर हमें नहीं जाना है, तो बी आपका कट गया। तिब्बत, बांग्लादेश और भारत आपका अपना क्षेत्र है, तो यहां पर ये रहा उत्तर। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है तिब्बत नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माफ करिए, तीस्ता नदी पढ़ा करके लगातार वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते करते ये जुबान थोड़ी फिसल जाती है, तो क्षमा प्रार्थी हूं विद्यार्थियों आप सभी से। क्या कह रहा है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 1, 2, 3 आपके पास पॉइंट दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये चुना। देखो विद्यार्थियों मैंने आपको कई बार बोला हूं, सही है को हमेशा हाईलाइट कर लो, क्योंकि एग्जाम प्रेशर इतना रहता है कि हम सही है पूछे हम सही नहीं है को सिलेक्ट कर जाते हैं, सत्य पूछ रहे हैं हम असत्य को सिलेक्ट कर जाते हैं, इसलिए आप ऐसे प्रश्नों को हाईलाइट कर लीजिएगा, जरूर हाईलाइट करिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल हम हमारे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। पहला बोल रहा है तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर के बहती है। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर के बहती है। अब भाई आप मुझे बताओ, जब हमने ब्रह्मपुत्र पढ़ा तो हमने क्या देखा, कैलाश माउंटेन रेंज, और वहां पे हमने चीमा युंगडुंग ग्लेशियर पढ़ा, मतलब तिब्बत वाले क्षेत्र में। जबकि जब हमने तीस्ता पढ़ा तो तीस्ता के लिए हमने सिक्किम कंचनजंगा वाले क्षेत्र से हमने निकाले थे। तो दोनों का उद्गम स्थल कैसे सेम हो गया, तो बोल रहा तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। एलिमिनेशन राउंड हम अपना लेते हैं भाई, कितना हम सही है। अगर एक जहां जहां उसको काट दो, ए आपका कट गया भाई, आपका डी भी कट गया क्योंकि वहां पे एक दिया गया, बचा अब आपका बी और सी में खेल खेलना है। तो चलो पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी का एक सहायक नदी, तो ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रंगीत नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी। तो भाई सेकंड आपका सही है, सेकंड सही, तो सेकंड वाले में देख लेते, बी और सी में सेकंड देखो केवल 2 बोल रहा है, केवल 2, तो भाई बी भी आ सकता है, और सी बोल रहा है केवल 2 और 3, तो हमको अब 3 को देखना पड़ेगा सही है या नहीं है। चलिए, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। अब भाई
तीस्ता नदी तो स्वयं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो बंगाल की खाड़ी में कहां से मिलेगी ये? तो आपका क्या हो गया, तीसरा रॉन्ग हो गया। तीसरा रॉन्ग हो गया मतलब आप सी को कट कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आंसर आपका मिल गया बी। देखिए ये होता है खासियत एक अच्छे कॉन्सेप्ट जानने की, जिसमें हम एलिमिनेशन राउंड अपना सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो चलिए आगे बढ़ा जाए। ये लीजिए प्रश्न आपके सामने दिए गए कथन और कारण, और विद्यार्थियों को प्राय कथन और कारण में हमेशा डाउट रहता है कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाएगा, ये मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, बिल्कुल भी चिंता ना करिए। तो प्रश्न बोल रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। अब अभिकथन दिया गया, कारण दिया गया, कोट आप जानते हो ए और आर दोनों सही है, आर ए का एक्सप्लेन करता है, ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए को सही व्याख्या नहीं करता, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ऐसा प्रश्न आ रहा है। तो चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि कैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। चलिए यहां देखें कथन, कथन क्या कह रहा है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। देखिए अगर हम हिस्टोरिकली बात करें ऐतिहासिक समय से, तो अप्रोक्सीमेटली 1787 के आसपास आपको दिखाई देगा कि जो तीस्ता नदी है वो हकीकत में पहले गंगा नदी की ही सहायक नदी थी, परंतु 1787 के आसपास वहां पे अत्यधिक इतना बाढ़ आया, और क्योंकि वहां पे हिमालय पर्वत है आप जान ही रहे हो, तो इस बाढ़ के आने की वजह से कुछ प्राकृतिक ऐसे आपदाएं आई कि यही जो तीस्ता नदी है उसने अपना जो बहाव की जो दिशा थी उसको बदल दी, और बहाव की दिशा बदलने के बाद ये पूर्व की ओर सरक गई। पूर्व की ओर सरकने की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी आज वर्तमान में हमको दिखाई देती। तो भाई कथन तो आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए कथन अगर सही है तो जहां जहां ए सही है हम वो ले लेते हैं, और जहां जो ए गलत बोल रहा है उसको काट देते हैं। तो देखो डी में बोल रहा है ए गलत है, ये देखो तो आप उसको बिल्कुल काट दीजिए। अब ये ए आंसर आ सकता है, बी आ सकता है, सी, क्योंकि ए बोलो बी बोलो सी बोलो सब में देखो ए को सत्य है सत्य है सत्य है बोल रहा है, तो ए बी सी में से कोई एक आएगा। चलो देखते हैं हम कौन सा आ सकता है भाई। ठीक, कारण नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। नदी अपहरण, इसको एक साथ पढ़ना, नदी अपहरण, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि नदी अपहरण होता क्या है। नदी अपहरण मतलब कि यहाँ पे ये कहना जा रहा है कि आप जानते हो हिमालय जो है वलित पर्वत है, और हिमालय से पूर्व ही पूर्ववर्ती नदियां बह रही है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी ले लीजिए, गंगा ले लीजिए, सिंधु ले लीजिए। तो बहते बहते अगर हिमालय जैसे कई पर्वत यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये नदी की अपनी खासियत होती है कि अपने शीर्ष स्थान के चट्टानों को वो अपर्दन करते हुए आगे बढ़ जाती है, उसे ही नदी अपहरण कहते हैं। तो बात बिल्कुल सही है। तो आर भी आपका सही है, आर भी सही। तो जहां जहां आर गलत है बोलेगा उसको हम हटा देंगे। यहाँ देखो आर सही है तो हम तो डी तो पहले काट लिए थे, यहाँ पे किंतु आर गलत है बोला तो भाई आपका सी तो आपका ऐसे ही कट गया ना, कट गया। अब देखो ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है बोल रहा है, तो अब इसमें से हम किसको चुने? इसको चुनना है, हल करना है। हमेशा अभिकथन और कारण के बीच क्योंकि लगाओ या बिकॉज, क्योंकि या बिकॉज। अब इसको पढ़िए, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, क्योंकि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। जो मैंने बताया था बाढ़ आया था, बाढ़ की वजह से अब जो ऐसी स्थिति हुई कि जो तीस्ता नदी पूर्व की ओर सरक करके हिमालय को काटते हुए ब्रह्मपुत्र नदी की क्या बन गई? सहायक नदी बन गई। तो दोनों ही सही है और कथन का सही स्पष्टीकरण कारण कर रहा है, तो आप बी को आप काट दोगे, ये ऑटोमेटिकली आपका आंसर बन गया। क्लियर हुआ? इसलिए स्टूडेंट्स कहा जाता है कि आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जो आयोग के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं या फिर आप कोई अन्य परीक्षा ले, तो ऐसे ही प्रश्न आ रहे जो कि काफी खुद में टफ होता है। तो चलिए ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। ऐसे ही मैं सीरीज लेकर के आते रहूंगा, और आप सभी से निवेदन है कि मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूं, और फ्री पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर।